बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक है 10वें चैप्टर का, इनपुट आउटपुट जो चैप्टर है। और सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस जो है इंटरमीडिएट लेवल पे जो सी लैंग्वेज के बेसिक बिल्कुल जो लेक्चर हैं वो हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए अब इसमें देखते हैं सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन इटसेल्फ होता क्या है, और उसके बाद इसके साथ एक छोटा टॉपिक और भी अटैच्ड है जो गेट सी एच और गेट सी एच ई का है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो मीन इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्कैनफ और गेट सी एच और गेट सी एच ई। सबसे पहले देखते हैं जी स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज होता है। आपने पिछली वीडियो देखी जिसके अंदर हमने प्रिंटफ को एक्सप्लेन किया था। तो प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि स्क्रीन पर आउटपुट को शो कराना है यूजर को। यानी एक है, देखो, एक है प्रोग्रामर, एक है एंड यूजर। प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है, बैक एंड पे काम कर रहा होता है, और जो एंड यूजर होता है उसको ये कोई कंसर्न नहीं है कि बैक एंड पे इसका कोड क्या चल रहा है, उसको सिर्फ क्या है, फ्रंट एंड को देखना है। तो यूजर फ्रंट एंड पे स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ जब तक आएगा तो उसको पता चलेगा, तो वो हम प्रिंटफ के जरिए से कर रहे होते हैं। और स्कैनफ जो होता है वो क्या करता है, यूजर है, अगर प्रोग्रामर को कहीं कोई चीज को एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम उसने बनाया हुआ है, अगर वो यूजर से कोई वैल्यू लेना चाहता है तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसको हम स्कैनफ कहते हैं। अब ये स्कैनफ जो है ये एक, जैसे स्कैनर नहीं होता, स्कैनर तो वो क्या करता है, इनपुट करता है, यानी इमेज को क्या करेगा, स्कैन करेगा और कंप्यूटर में सेंड करेगा, तो स्कैन है। ये स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, इनपुट करेगा वैल्यू और कंप्यूटर को सेंड कर देगा। सो स्कैनफ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनपुट नंबर, कैरेक्टर एज वेल एज अ स्ट्रिंग ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये एक नंबर भी इनपुट कर सकता है न्यूमेरिक, और कैरेक्टर भी इनपुट कर सकता है, और इवन स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकता है। यानी स्कैनफ जो है ये तीनों, चाहे नंबर हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इसके जरिए से रीड किए जा सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि क्योंकि ये नंबर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग सारा ही रीड कर लेता है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी स्कैनफ इज कॉल्ड वर्सटाइल फंक्शन। तो अब क्वेश्चन है कि व्हाई द स्कैनफ फंक्शन इज कॉल्ड वर्सटाइल, बिकॉज इट कैन रीड द कैरेक्टर, नंबर एज वेल एज स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्सटाइल फंक्शन। तो इसको वर्सटाइल कहा जाता है। स्कैनफ इज डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड अंडर stdio.h। ये एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर इसकी डेफिनेशन होती है स्कैनफ की। अब वो कहता है हेडर फाइल stdio.h मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सी प्रोग्राम बिफोर यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। अगर आपने स्कैनफ फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए इसकी इस फाइल को इंक्लूड करना लाजमी है, जरूरी है। सिंटैक्स इसमें देखें, स्कैनफ है, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यहाँ पर जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे, जैसे %d, %f, %lf, आपके पास c, इस तरह करके जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे जिसके अंदर आपने वैल्यू जो है उसको इनपुट करना है, वो यहाँ पर लिख के, और उसके बाद ये वेरिएबल आपने कॉमा से सेपरेट करके वेरिएबल की लिस्ट यहाँ पे दे देनी है। मीन्स कि अगर अंदर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो बाहर 2 वेरिएबल होंगे, अंदर 3 है तो बाहर 3 होंगे, बाहर अंदर 1 अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए तो बाहर 1 होगा। इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं आती, फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आता है। तो जस्ट यानी %d, %f, इस तरह करके फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह आएंगे। तो अब एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर हम प्रिंटफ में यूज करते थे तो उसके बाद हम वेरिएबल की कोई वैल्यू वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को देना चाह रहे होते थे, तो उसमें हम एम्परसेंड साइन, ये जो साइन है, ये नहीं लगाते थे। स्कैनफ में आपने जब रीड करनी है तो आपने वेरिएबल के नाम जो भी आपने लिया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिए हैं v1 और v2 के नाम से। अब इनको वैल्यू असाइन करने के लिए इससे पहले एम्परसेंड साइन, ये कोई एड्रेस लोकेटर होता है, क्योंकि ये वेरिएबल मेमोरी में है, तो मेमोरी में किस लोकेशन पर है ये उसको हेल्प करेगा वैल्यू को वहां फीड करने में। तो इसलिए एम्परसेंड साइन यहां पर लगाना लाजमी है। तो आप क्या करोगे, एम्परसेंड साइन v1 और एम्परसेंड साइन v2, जो भी वेरिएबल का खैर नाम है, अगर तीसरा होता तो कॉमा से सेपरेट करके इसी तरह उसको कर देते। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये डेटा टाइप के मुताबिक इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी जौन सी भी डेटा टाइप है, यानी इंटीजर है, फ्लॉट है, कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। वो हमने प्रिंटफ जो है फंक्शन के अंदर डिटेल में उसकी बात की हुई है कि इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, फ्लॉट के लिए %f यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c यूज करते हैं। तो आपने ऑब्वियसली देखी होगी। इसी तरीके से ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए जो है वो यूज किए गए थे। %d यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, %d फॉर इंटीजर, %f फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट, एंड %c फॉर द कैरेक्टर, एंड %s फॉर द स्ट्रिंग। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। एम्परसेंड साइन, ये जो साइन है जिसे एंड हम कहते हैं, एम्परसेंड साइन इसको बोला जाता है। एम्परसेंड साइन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द वेरिएबल नेम बिकॉज इट विल हेल्प इन लोकेटिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इन द रैम।
दैट्स मेमोरी। तो मेमोरी में उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा कि इनफैक्ट ये वैल्यू रीड तो हो गई, स्टोर भी हो गई, लेकिन कहाँ पे जाके, किस वेरिएबल के अंदर जाके इसको जाके स्टोर करना है। मीन्स के रीड करने के बाद उसको स्टोर करना है किसी वेरिएबल पे। वेरिएबल कहाँ है? ऑब्वियसली वो रैम में क्रिएट हुए हैं पहले, क्योंकि डिक्लेयर पहले होता है तभी तो बाद में स्कैन करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि स्कैन कर लो और डिक्लेयर वेरिएबल को बाद में करो। वेरिएबल डिक्लेरेशन पहले हो चुकी है, जैसे ही डिक्लेयर होता है तो मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं। अब वो उस वेरिएबल को लोकेट करने में ये हेल्प करता है एम्परसेंड साइन। तो ये उसको कैसे लोकेट करेगा? ऑब्वियसली जिस नाम से पहले आएगा तो वो उसकी मेमोरी का एड्रेस उसको बता देता है। वो फिर वैल्यू आने के बाद उसी स्पेसिफिक वेरिएबल में जाके स्टोर होती है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h है, हैश इंक्लूड conio.h। conio की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर डेफिनेशन वैसे getch की इसी में होती है। अगर वो आपने यूज करना है तो इसके अंदर आएगा। इस प्रोग्राम में प्रॉबेबली हमने यूज किया हुआ है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है जी ये यहाँ पर। तो इसको फिर हमें इंक्लूड करना, और नॉर्मली यही होता है कि हम सी का प्रोग्राम लिखते वक्त ये दोनों जो हेडर फाइल्स होती हैं हम स्टार्ट पे लिख देते हैं। तो ये दोनों हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन होता है और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम आपको जो है वो 8वां चैप्टर, उसमें बड़ी डिटेल से ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है, आपको पता होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। इसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये हमने डिक्लेयर कर दिए, यानी इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी और एक का नाम सी, और सेमीकोलन आ गया लास्ट में। उसके बाद अगर आप देखें तो अब हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ। अब हम यूजर को कह रहे हैं कि वो वैल्यू एंटर करे, तो हमने लिखा एंटर द फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नंबर। ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, और प्रिंट एफ इसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, और लास्ट पे सेमीकोलन है। ये सेंटेक्स का पार्ट है। अब ऑब्वियसली जब स्क्रीन पर लिखा होगा एंटर द फर्स्ट वैल्यू या एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर लाजमी बात है कोई नंबर एंटर करेगा। अब वो नंबर उसने एंटर करना है तो हमने उसको क्या करना है, उसके फौरन बाद स्कैन कर लेना है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्कैन एफ, और ये है परसेंटेज डी। अब ये जैसे ही परसेंटेज डी लगेगा यहाँ पर, और एम कॉमा के बाद कॉमा लगा के और एम्परसेंड साइन ए हमारे पास वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू जाके स्टोर होनी है, रीड कर रहे हैं हम, और लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये उसका एड्रेस लोकेटर, और ये वेरिएबल का नाम। उसके बाद हमने ये पहली वैल्यू रीड हो गई। अब उसके जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके फौरन बाद लिखा हुआ जाएगा एंटर सेकंड वैल्यू। अब आप सेकंड वैल्यू एंटर करें तो अब वो दूसरी वैल्यू एंटर करेगा, उसको स्कैन कर लेंगे परसेंटेज डी, और एम्परसेंड साइन बी के अंदर ये दूसरी वैल्यू रीड होगी। अब दोनों वैल्यू ए और बी में आ चुकी हैं। सपोज कर लें कि ए में उसने वैल्यू 5 एंटर कर दी और बी में उसने 15 एंटर कर दी है। अब हम इस वैल्यू को सम लेना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो कि तीसरा है उसको हम लिखेंगे c इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसके अंदर 2 वैल्यू यूजर से लेकर उसको हम सम कर रहे हैं। सिंपल सादा सा एक प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, a प्लस बी इसको ऐड करके और c को साइन करेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि a और जो b है इसके अंदर वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू सपोज कर लो उसने 5 एंटर की, b की 15 एंटर की, तो 5 और 15 20, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ पे हमने उसको रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो हम लिख रहे हैं कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैक स्लैश एन। इसको आप सारों का पता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, प्लस का साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसकी जगह पहले वेरिएबल की वैल्यू जो कि ए की वैल्यू है वो इसकी जगह आ जाएगी, इसकी जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, और इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इस परसेंटेज डी की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी जिस सीक्वेंस में ये लिखे होंगे उसी सीक्वेंस में आएंगे। तो बैक स्लैश एन उसको नई लाइन पे मूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी ए की वैल्यू है सपोज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और उसके बाद बी की वैल्यू 15 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यानी आएगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू, और आगे इज इक्वल टू 20 इसका रिजल्ट है यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आउटपुट होगा 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, और स्क्रीन पर ये रोका रहेगा इसके वजह से। गेट सी एच का यहाँ पे सिर्फ इतना काम है कि चूंकि आउटपुट जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो इतनी स्पीड के साथ एग्जीक्यूट होता है कि वो रुक नहीं सकता है। तो चूंकि वो रुक नहीं पाएगा तो हमें उसको रोकना है, ताकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम तो वो ऐसे पलक झपकने से भी ज़्यादा तेज़ तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाता है। अब हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, उस रिजल्ट को देखने के लिए हमें स्क्रीन को रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे गेट सी एच एक फंक्शन है, इसको हमने ले लिया है, जिसका ये काम होता है कि ये गेट सी एच, गेट का मतलब इनपुट करो, सी एच मतलब कैरेक्टर, यानी कोई कैरेक्टर गेट करो। अब कैरेक्टर मीन एनी कैरेक्टर, कोई भी कीबोर्ड के ऊपर जो भी बटन है वो एक कैरेक्टर होगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ प्रोग्राम रुका हुआ है जब तक कोई कैरेक्टर हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर देते। तो जैसे ही हम कोई भी की प्रेस कर देंगे तो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो ये सिर्फ आउटपुट को रोकने के लिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और लास्ट पे करली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। जितनी ब्रैकेट्स आपकी प्रोग्राम में स्टार्ट होती हैं उतनी एंड भी होती है। यहाँ पे एक ही शुरू में थी ओपन हुई तो एक ही एंड पे क्लोज होगी, जिसको हम बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। ये और इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक जो कि गेट सी एच और गेट सी एच ई का है, दोनों के दोनों कैरेक्टर को गेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। बोथ गेट सी एच एंड गेट सी एच ई
functions are used to read the character from the keyboard during the program execution. During the program यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त scanf भी यही करता है, लेकिन scanf कैरेक्टर भी रीड कर सकता है, नंबर भी रीड कर सकता है, स्ट्रिंग भी रीड कर सकता है. ये नंबर को रीड नहीं करेंगे, स्ट्रिंग को रीड नहीं करेंगे, ये सिर्फ कैरेक्टर को रीड करते हैं, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह करके. तो बोथ आर डिफाइंड एंड डिक्लेयर्ड इन conio.h. ये एक हेडर फाइल होती है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट, इसके अंदर ये डिफाइंड होते हैं. इन ऑर्डर टू यूज देम हेडर फाइल conio.h मस्ट बी इंक्लूडेड. अगर आपने getch इनमें से दोनों को किसी एक को अगर आपको यूज करना है तो ये हेडर फाइल आपको स्टार्ट पे लेनी जरूरी है, जैसे इसी ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने किया हुआ था. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द getch एंड द getch इज दैट द getch कैन रीड द कैरेक्टर बट इट कैन नॉट डिस्प्ले इट ओवर द स्क्रीन. ये रीड कर लेगा जो भी यूजर ने एंटर किया होगा, लेकिन स्क्रीन पर शो नहीं करेगा getch. वेयर द getch जिसको हम कहते हैं एकोड, तो अब ये जो कैरेक्टर होगा ये रीड करेगा, साथ साथ इसको डिस्प्ले भी करेगा स्क्रीन के ऊपर. वेयर द getch कैन रीड द कैरेक्टर एंड कैन आल्सो डिस्प्ले इट ओवर द स्क्रीन. ये रीड भी करेगा और स्क्रीन पर शो भी करेगा. तो अब आप इसमें देखो कि अगर आप स्क्रीन पर इसको देखना चाहते हो तो बाज़ बच्चे प्रोग्राम बनाते हैं वो कहते हैं हमें तो नजर नहीं आया. तो इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि अगर आपने getch किया है तो उसके बाद वो आपने जो एंटर किया वो तो नजर आएगा. तो अब उसके बाद वो जो गेट करने के बाद उसको डिस्प्ले करता है, उसके बाद आप एक और getch लगाएं ताकि स्क्रीन का आउटपुट रुका रहे, क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे उसके बाद तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा. तो बार का फर्क आपको याद रखना है कि getch जो है वो डिस्प्ले करता है रीड करने के बाद, और जो getch है वो डिस्प्ले जो है वो उसको नहीं करता लेकिन रीड कर लेता है. और सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि दोनों के दोनों कैरेक्टर को रीड करते हैं. और दूसरी बात ये है कि scanf के साथ फंक्शन ये है कि ये वर्सटाइल नहीं है और scanf वर्सटाइल है. scanf की जो डेफिनेशन है वो stdio.h में है, जबकि इसकी जो डेफिनेशन है वो conio में है. और ये स्ट्रिंग रीड नहीं कर सकते जबकि scanf स्ट्रिंग भी रीड कर सकता है. लेकिन जी ये थी वीडियो, और अगर आपको ये मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ. अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दें वीडियो को. और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया.